नमस्ते दोस्तों। क्राइम गाथा चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम हर बार आपके लिए एक नई और सनसनीखेज क्राइम स्टोरी लेकर आते हैं। अगर आप हमारे साथ इस रोमांचक यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में मौजूद बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी हर कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। विजय प्रताप सिंह मुंबई के अंधेरी में गली नंबर 5 सागर अपार्टमेंट, फ्लैट नंबर 402 में रहते थे। वह मुंबई मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में एक प्रतिष्ठित पद पर कार्यरत थे। विजय प्रताप सिंह के परिवार में उनकी पत्नी, दो बेटे अमित और रोहन और एक बेटी थी। रिटायरमेंट से पहले ही विजय प्रताप सिंह अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुके थे। उन्होंने अपनी बेटी की शादी एक अच्छे परिवार में कर दी थी और दोनों बेटों को उच्च शिक्षा देकर उनके पैरों पर खड़ा कर दिया था। अमित को पुणे में एक बड़ी कंपनी में अकाउंटेंट की नौकरी मिल गई थी, जबकि छोटा बेटा रोहन मरीन ड्राइव में एक ट्रैवल एजेंसी में अस्थायी तनख्वाह पर काम करता था। जब अमित को नौकरी मिली, तो उसके माता-पिता उसकी शादी की चिंता करने लगे। अपने स्तर पर वह सक्षम था। जब उन्होंने दुल्हन की तलाश शुरू की, तो उनकी खोज प्रिया पर खत्म हुई। प्रिया मुंबई में रहने वाले सिंह परिवार के एक परिचित की बेटी थी। मुंबई विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन करने के बाद उसने बांद्रा में एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षिका की नौकरी शुरू की थी। दोनों पक्ष एक दूसरे से प्यार करते थे, इसलिए जल्द ही अमित और प्रिया का रिश्ता तय हो गया। कुछ महीनों के भीतर दोनों की शादी बड़े धूमधाम से हो गई। यह साल 2003 की बात है। उस समय अमित 29 साल का था और प्रिया केवल 21 साल की थी। अमित और प्रिया के दिन खुशी से बीतने लगे। शादी के बाद भी प्रिया ने अपनी स्कूल की नौकरी नहीं छोड़ी। वह रूट नंबर 512 की बस या लोकल ट्रेन से स्कूल जाती थी और छुट्टियों के बाद लौटकर घर के कामों में जुट जाती थी। चूंकि प्रिया घर को कुशलता से संभाल रही थी, इसलिए उसके सास ससुर को उसके काम करने पर कोई आपत्ति नहीं थी। प्रिया के पास आराम करने का बहुत कम समय था। सुबह सुबह सभी के लिए नाश्ता तैयार करने के बाद वह स्कूल चली जाती, दोपहर में लौटती, कपड़े धोती, खाना बनाती और शाम तक घर के अन्य कामों में लगी रहती। रात में अमित उसकी थकान को दूर करता, तब जाकर वह कहीं सो पाती थी। जब एक पुरुष और महिला मिलते हैं, तो उनका इनाम जल्द ही सामने आता है। प्रिया के गर्भ में भी मोती पनपने लगे। सभी इस बात से खुश थे कि कुछ महीनों बाद उन्हें खेलने के लिए एक प्यारा खिलौना मिलेगा। यह खुशी तब और बढ़ गई जब समय पर प्रिया ने एक बेटे को जन्म दिया। जब प्रिया नवजात शिशु के साथ घर लौटी, तो सिंह परिवार में जश्न शुरू हो गया। लेकिन इस जश्न की चमक अब भी फीकी भी नहीं पड़ी थी कि एक सच्चाई सामने आई, जिसने सभी के उत्साह को ठंडा कर दिया। दरअसल प्रिया का छोटा बच्चा, जिसे वो प्यार से आरव कहती थी, जन्म से ही बीमार था। प्रिया और अमित उसे रोज डॉक्टर के पास ले जाते थे, लेकिन कोई दवा उस पर असर नहीं कर रही थी। उन्होंने उसे मुंबई के एक बड़े अस्पताल में चेक करवाया। वहां कुछ उच्च स्तरीय टेस्ट किए गए। तब जाकर आरव की असली बीमारी का पता चला। उसे ब्लड कैंसर था। बड़ी बीमारियों का इलाज भी बड़ा और महंगा होता है। पति पत्नी की सारी सैलरी आरव की दवाओं में खर्च हो रही थी, लेकिन उसके स्थायी ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं थी। पहले कुछ दिनों तक प्रिया और अमित अपने बेटे के प्रति मोह के कारण अपनी पूरी सैलरी उस पर खर्च करते रहे। घर के खर्चे पिता की पेंशन और रोहन की सैलरी से चलते थे, लेकिन बाद में उन्हें चिढ़ होने लगी। जब उन्होंने डॉक्टर से बात की, तो पता चला कि मेडिकल साइंस ने प्रगति कर ली थी। कहा जाता है कि ब्लड कैंसर अब लाइलाज बीमारी नहीं है। ऑपरेशन के जरिए आरव इस जानलेवा बीमारी से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकता था, लेकिन इसके लिए कम से कम 8 लाख रुपए चाहिए थे। लोन लेकर और घर समेत सब कुछ बेच देने के बाद भी सिंह परिवार के लिए 8 लाख रुपए जुटाना संभव नहीं था। इसलिए छोटे आरव को भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया। प्रिया और अमित जितना संभव था आरव का इलाज करते रहे। अगर कोई दवा चमत्कार कर देती तो वह बच जाता, वरना उसके शरीर में मौत बढ़ती जा रही थी। आरव की बीमारी के कारण प्रिया को न रात में चैन था, न दिन में आराम।
रात में वह बार बार जागता और रोता था। दोपहर में जब प्रिया स्कूल से लौटती, तब भी वह रोता हुआ मिलता। दादी उसे चुप कराती, लेकिन वह चुप नहीं होता। माँ की गोद में आने पर ही उसे शांति मिलती। अगर प्रिया उसे काम करते वक्त थोड़ी देर के लिए गोद से उतारती, तो वह जोर जोर से रोने लगता। प्रिया परेशान हो जाती। वह अपने पिछले जन्म के किसी पाप को दोष देती कि यह उसी की सजा है, जो उसे ब्लड कैंसर से पीड़ित बच्चे को जन्म देकर भुगतनी पड़ रही है। फिर भी वह मरता नहीं, तो गरीब पापी को क्यों कोस रही हो? अमित प्रिया को समझाने की कोशिश करता, इसमें क्या बात है? तुम्हें नहीं पता कि वह कब मरेगा। जब तक आरव जिंदा है, उसे प्यार और स्नेह से पालो। उस पर प्यार क्यों नहीं लुटाती? आखिर तुम उसकी माँ हो। लेकिन आरव हर वक्त अपनी माँ के कंधे और गोद की तलाश में रहता। प्रिया कहती, सच तो यह है कि वह इस बहाने मेरा खून जलाता रहता है। अमित को गुस्से में देखकर वह गंभीरता को मजाक में बदल देती और कहती, चलो एक दूसरा बच्चा पैदा करने की कोशिश करते हैं। वह तुम्हारा खून जलाएगी और अपनी चीखों से तुम्हारा खून बढ़ाएगी। प्रिया अमित के साथ दूसरा बच्चा क्यों पैदा करना चाहेगी? वो तो उसके सामने आने से भी शर्माती थी। इसका कारण यह था कि उसके मन में अमित के बारे में नकारात्मक धारणाएं बनने लगी थीं। रात के सन्नाटे में जब वह सोचने बैठती, तो देर तक सोचती रहती। वह सोचती कि बच्चे के खून में पिता का खून शामिल होता है। आरव को जन्म से ही ब्लड कैंसर है, तो साफ है कि उसे यह खून की बीमारी अपने पिता से मिली है। पता नहीं अमित के खून में किस तरह के रोगों के कीटाणु घूम रहे हैं। बाजार की औरतों के संपर्क में आने से खून गंदा और खराब हो जाता है। अमित ने 29 साल की उम्र में मुझसे शादी की थी। क्या आजकल इस उम्र का कोई युवा ब्रह्मचारी रह सकता है? आज के युवाओं के इरादों के बारे में क्या कहा जाए? जहां मन करता है, वहां डेरा डाल दो। सही हो या गलत, किसे परवाह है? अमित ने भी अपनी इच्छाएं पूरी की होंगी। हो सकता है कि इसी वजह से उसका खून खराब हो गया हो। हो सकता है कि उसे कोई गुप्त रोग भी हो। बाहर से मरीज ठीक लगता है, लेकिन उसके खून में बैक्टीरिया घूम रहे होते हैं। निश्चित रूप से ऐसा ही होगा। ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाए रखना ही बेहतर है, जो जानलेवा बीमारी का वाहक हो। कौन जानता है, संपर्क में आने पर मुझे भी ब्लड कैंसर या कोई और जानलेवा बीमारी हो जाए। जैसे जैसे समय बीतता गया, प्रिया का यह विश्वास और मजबूत होता गया कि अमित का खून दूषित है। शारीरिक संबंध बनाना सीधे तौर पर किसी गंभीर बीमारी को न्योता देना था। नतीजतन एक ही बिस्तर पर सोते हुए भी वह अमित से दूरी बनाए रखती थी। जब अमित शारीरिक संबंध बनाने पर जोर देता, तो प्रिया उसे डांट देती, अगर दूसरा भी बीमार पैदा हुआ तो क्या करोगे? दोनों को अपने हाथों से गला घोंट दोगे या उनके इलाज के लिए भीख मांगोगे? अमित का जोश ठंडा पड़ जाता। दिन बीतते गए। सभी को उम्मीद थी कि आरव कुछ दिनों में मर जाएगा, लेकिन बीमारी की गंभीरता वैसी नहीं थी। वह दर्द सहते हुए भी जिंदा रहा। अब तक वह 1.5 साल से ज्यादा का हो चुका था। प्रिया उससे चिढ़ती थी और संतुष्टि की आग उसे जलाए रखती थी। उसे अपने पति से जानलेवा बीमारी का खतरा महसूस होता था, इसलिए वह उसके साथ रहते हुए भी संबंध नहीं बनाती थी। अगर कभी सुरक्षा का इस्तेमाल करके संबंध बन भी जाता, तो वह जल्दी खत्म हो जाता। सारा काम खत्म करके अमित चैन से सो जाता और प्रिया का शरीर अंगारों की तरह तपता रहता। जब यह जलन उसे हद से ज्यादा सताने लगी, तो उसने अपने शरीर और मन के लिए एक नए साथी के बारे में सोचना शुरू कर दिया। रूट नंबर 512 की लोकल बस का ड्राइवर, जिससे प्रिया रोज स्कूल आती जाती थी, सलीम खान था। 28 साल का सलीम मूल रूप से ठाणे जिले के कल्याण तालुका के मुरबाड़ गांव का रहने वाला था। उसके पिता हबीब खान सालों पहले मुंबई आए थे और गोरे गांव में रहने लगे थे। उनका परिवार ज्यादातर गांव में ही रहता था। हबीब खान की मृत्यु के बाद उनके दोनों बेटे मुंबई में स्थायी रूप से बस गए, लेकिन सलीम की मां ने अपने पति और बुजुर्गों का चौखट नहीं छोड़ा। सलीम खान एक आकर्षक युवक था, जिसका शरीर अच्छी तरह से बना हुआ था। प्रिया को रोज आते जाते देखकर वह उसकी ओर आकर्षित हो गया। फिर सलीम भी प्रिया को अपने सपनों का राजकुमार लगने लगा। दोनों ओर से आकर्षण बराबर था।
शरीर के सुखों के कारण प्रिया ने सलीम के प्रति अपने प्यार की तीव्रता बढ़ा दी और वह सचमुच उससे प्यार करने लगी। सलीम भी उससे गहरे प्यार में पड़ गया, ये जानते हुए भी कि प्रिया शादीशुदा है और एक ऐसे बच्चे की मां है जो मौत का इंतजार कर रहा है। वो उसके साथ शादी के सपने देखने लगा। प्रिया भी इन सपनों को प्यार और वफादारी के चटक रंगों से भरने का वादा करती रही। प्रिया शारीरिक सुख की लालच में सलीम की ओर आकर्षित हुई थी, लेकिन वह उसके प्यार में इतनी खो गई कि शारीरिक संबंध उसके लिए आत्मा की तुलना में गौण हो गए। मुलाकातें प्राथमिकता बन गईं। दोनों रोज मिलते, कभी भीड़ में मुस्कुराते, कभी एकांत में दिल से दिल की बात करते। इसके बावजूद सलीम का स्वस्थ शरीर कभी प्रिया को लुभाता नहीं था, न ही सलीम उसे शारीरिक संबंध के लिए उकसाता था। लेकिन ईद के दिन उनके बीच की सारी दूरियां मिट गईं। जब प्रिया के प्यासे शरीर को ठंडक मिली, तो सलीम ने उसे न केवल प्यार किया, बल्कि उसे अपनी पत्नी के रूप में देखना शुरू कर दिया और उसी तरह से उसका ख्याल रखने लगा। प्रिया सलीम की सेवा करने में चार दीवारों के भीतर खुश रहती थी। वह घर की सफाई करती, गंदे बर्तन धोती, गंदे कपड़े धोती, सलीम के हाथ पैर दबाती। जब उसका पति अमित एक गिलास पानी भी स्वीकार करता, तो वह उसे काटने दौड़ती। एक दिन प्रिया सलीम का सिर दबा रही थी, तभी उसने कहा, नाजिया। प्रिया ने कहा, हाँ, तुम मेरी ऐसी जरूरत बन गए हो कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। सलीम बोला, अपने बीमार बेटे और पति को छोड़ दो, हमेशा के लिए मेरी हो जाओ। थोड़ा सब्र रखो सलीम, उसके बाद मैं जिंदगी भर तुम्हारी हो जाऊंगी। नहीं नाजिया, अब मुझ में सब्र नहीं है, मेरी मजबूरी समझो, सलीम ने कहा। प्रिया बोली, मुझे अमित की परवाह नहीं, लेकिन अगर मैं आरव को छोड़कर तुम्हारे साथ रहने आ गई, तो मेरे मां के प्यार पर दाग लगेगा। लोग मुझ पर थूकेंगे और मुझे धूल में मिला देंगे। उसके बाद तुम्हारा आरव मरेगा और तुम अपने वादे से मुकर जाओगे। ऐसा कभी नहीं होगा सलीम, मुझे कैसे यकीन हो? मुझे गारंटी दो। बताओ, तुम्हें किस तरह की गारंटी चाहिए? मुझसे शादी करो, मैं तैयार हूं, सलीम ने कहा। 3-4 दिनों के भीतर सलीम ने प्रिया को इस्लाम में परिवर्तित करवाया और उसे अपनी पत्नी बना लिया। सलीम ने उसी नाम नाजिया खातून से उसे अपनी पत्नी के रूप में अपनाया। सलीम की पत्नी के रूप में प्रिया दहिसर के घर जाने लगी। वह मुरब्बाड़ गांव भी गई और उसकी मां से आशीर्वाद लिया। इस बीच प्रिया के देवर रोहन की शादी नेहा से हो गई। प्रिया ने सलीम को अपने देवर की शादी में भी आमंत्रित किया। जब सलीम वहां गया, तो प्रिया ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया और उसे स्कूल स्टाफ के रूप में परिवार से मिलवाया। फिर समय आगे बढ़ता गया। लगभग 1 साल तक प्रिया दोहरी जिंदगी जीती रही। न तो आरव मरा, न ही प्रिया ने खुलकर सलीम का हाथ थामा। दोनों हमेशा के लिए साथ रहने का ठोस हल ढूंढ रहे थे। सिंह परिवार में एक दुखद घटना घटी, जिसने सबको हिलाकर रख दिया। हर दिन की तरह 14 अक्टूबर 2008 को सुबह 10 बजे रोहन ड्यूटी के लिए बाइक से निकला। थोड़ी देर बाद घर में खबर पहुंची कि लिंक रोड पर सेंट जॉर्ज स्कूल के सामने किसी ने रोहन को गोली मार दी। वह मौके पर ही मर गया। रोते कलपते परिवार वाले नंगे पांव उस जगह की ओर दौड़े। कुछ ही मिनटों में गोरेगांव थाने के अतिरिक्त थाना अध्यक्ष संजय पाटिल जरूरी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। आसपास पूछताछ करने पर पता चला कि 2 युवक बाइक पर सवार थे। उन्होंने रोहन को गोली मारी और भाग गए। रोहन बाइक समेत गिर गया और थोड़ी देर तक तड़पने के बाद सबके सामने उसकी मौत हो गई। मौके पर जरूरी कार्रवाई करने के बाद पुलिस ने धारा 302 आईपीसी के तहत केस दर्ज किया। क्राइम नंबर 529 बी 2008। उसी दिन एसीपी रमेश देशमुख ने इंस्पेक्टर संजय पाटिल के नेतृत्व में एसआई प्रकाश और हेड कांस्टेबल सुनील की एक टीम बनाई। इस टीम को थाना प्रमुख अजय मेहता के निर्देशन में रोहन हत्याकांड की जांच करनी थी। पुलिस टीम ने विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखा। जांच टीम ने तफ्तीश की, लेकिन न तो हथियारों का कोई सुराग मिला, न ही हत्या के कारण की कोई जानकारी मिली। सिंह परिवार में न कोई संपत्ति विवाद था, न किसी से दुश्मनी, न ही रोहन या नेहा का कोई प्रेम प्रसंग सामने आया।
हर तरफ से निराश होने के बाद जांच टीम ने सिंह परिवार के मोबाइल फोनों को जांच का आधार बनाया। सभी के कॉल डिटेल्स निकालकर अध्ययन करने पर प्रिया संदेह के दायरे में आई। इसका कारण यह था कि वह हर दिन एक मोबाइल नंबर पर लंबे समय तक बात करती थी। घटना से पहले भी प्रिया ने उस नंबर पर कॉल की थी और घटना के कुछ मिनट बाद उस नंबर से प्रिया को कॉल आई थी। जब जांच टीम ने उस नंबर की पड़ताल की तो लोकल बस ड्राइवर सलीम खान का नाम सामने आया। इसलिए 31 अक्टूबर 2008 को पुलिस ने उसे मालाड क्षेत्र से पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। जब सलीम खान को गोरेगांव थाने लाया गया और उससे पूछताछ की गई तो रोहन की हत्या का रहस्य खुलने में देर नहीं लगी। नाजिया उर्फ प्रिया सिंह के कहने पर उसने अपने दोस्त इमरान उर्फ टोनी के साथ मिलकर रोहन की हत्या की थी। दरअसल गोरेगांव में जहां सलीम का घर था वहां रोहन के एक दोस्त का परिचित रहता था। रोहन अक्सर उससे मिलने जाता था। एक दिन जब रोहन अपने दोस्त से मिलने गोरेगांव गया तो संयोग से उसने प्रिया को आंगन में झाड़ू लगाते देख लिया। प्रिया की नजरें भी रोहन से मिलीं। रोहन हैरान रह गया और प्रिया से ऊब गया। उससे कुछ पूछने से पहले ही प्रिया ने झाड़ू सलीम को थमाई और पास में खड़े ऑटो में बैठकर भाग गई। रोहन का दोस्त भी साथ था। बिना पूछे उसने बताया कि यह नाजिया है, सलीम की पत्नी। पता नहीं क्या माजरा है, ये औरत यहां सिर्फ 2-4 घंटे के लिए आती है। रोहन के शरीर में खून नहीं बचा। वह तुरंत घर लौट आया। प्रिया और वह लगभग एक साथ घर पहुंचे। जब रोहन ने उससे जवाब मांगा तो उसने साफ मना कर दिया, तुमने किसी और को देखा होगा, मुझे नहीं। लेकिन तुम खुद ही सोचो, एक औरत एक साथ 2 धर्मों के पतियों की पत्नी कैसे हो सकती है? रोहन उलझन में पड़ गया। उसे लगा कि शायद उसका भ्रम हो। इसके बावजूद वह जो सच देख चुका था उसे नकार नहीं पा रहा था। इसीलिए उसने प्रिया का पीछा करके सच जानने का फैसला किया। अगले दिन से रोहन ने प्रिया का पीछा शुरू कर दिया। ये बात उससे छिपी नहीं रह सकी। दरअसल उसे यकीन था कि रोहन ऐसा कर सकता है, इसीलिए वह उससे सतर्क भी नहीं थी। प्रिया ने यह सब फोन पर सलीम को बताया। रोहन को हमारे रिश्ते की हकीकत पता चल गई है, किसी तरह उसका मुंह बंद करो। सलीम हंसा। अगर रोहन का मुंह खुला तो मेरा रास्ता साफ हो जाएगा। यहां मेरी जिंदगी दांव पर लगी है और तुम मजाक सोच रहे हो, कुछ करो। बातचीत के दौरान रोहन की हत्या का प्लान बन गया। उसके बाद सलीम ने अपने सहयोग के लिए टोनी को साथ लिया। उसके पास पहले से ही पिस्तौल थी। 14 अक्टूबर को जैसे ही रोहन ऑफिस जाने के लिए घर से निकला, प्रिया ने सलीम को फोन किया, तैयार रहो, शिकार आ रहा है। सलीम और टोनी बाइक पर घर के सामने रोहन का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने तुरंत उसका पीछा किया और लिंक रोड पर उसे गोली मार दी। इसके बाद सलीम ने प्रिया को फोन किया, नाजिया कट्टा पास हो गया। सलीम के बयान के आधार पर पुलिस ने प्रिया को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन टोनी भागने में कामयाब हो गया। सलीम के निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्तौल, 3 मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल बरामद की। 1 नवंबर को उपरोक्त आरोपियों को बोरीवली कोर्ट में संजय पवार के सामने पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।